नमस्कार। आप सभी का स्वागत है ज्ञानविद एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। मेरा नाम है संजू पटेल और मैं आपकी इकोनॉमिक्स की फैकल्टी हूं। कल हमने मुद्रास्फीति पर क्लास ली थी, पर माइक और कुछ टेक्निकल डिस्टर्बेंस के कारण वो क्लास हमारी सही से रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। तो आज हम लोग फिर से मुद्रास्फीति को शुरू से देखेंगे। काइंड ऑफ आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा और सब्जेक्ट पर पकड़ मजबूत होगी। ठीक है, तो इन्फ्लेशन को हम शुरू करते हैं। इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। ठीक है, मुद्रास्फीति क्या होती है कल मैंने आप लोगों को बताया था, आज फिर हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो मुद्रास्फीति क्या होती है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, फैलाव या वृद्धि। तो एक अर्थव्यवस्था में वस्तुओं के कीमत स्तर में जो है वो क्या होता है, वृद्धि होता है ना। कीमत स्तर जो है वो बढ़ने लगता है, कीमत स्तर बढ़ने लगता है और मुद्रा का जो मूल्य है वो घटने लगता है। ठीक है, तो आपको याद ये रखना है यहाँ पे कि वस्तुओं के कीमत स्तर में वृद्धि होती है और वो भी निरंतर, है ना। और क्या होता है, तो यहाँ पे आपके मुद्रा के मूल्य में कमी होती है। तो ये दो लाइन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। मुद्रा की जो क्रय शक्ति है वो कम हो जाती है और इसे ही हम मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है, यानी चीज़ों का महंगा हो जाना ही मुद्रास्फीति होता है। ठीक है, दूसरे शब्द में हम इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं कि इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति एक ऐसी अवस्था है जिसमें वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है और मुद्रा के मूल्य में गिरावट होती है। ठीक है, किसका मूल्य बढ़ता है और किसका घटता है ये आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उल्टा मत करके आ जाना एग्ज़ाम में, फिर नंबर कट जाएंगे। तो किसका मूल्य बढ़ेगा, वस्तुओं और सेवाओं का, और किसका मूल्य घटेगा, तो मुद्रा का मूल्य घटेगा। ठीक है, तो होता क्या है, हमारी जो इकोनॉमी होती है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, इसमें बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है। किस प्रकार का बैलेंस, तो वस्तुओं का जो उत्पादन है, जो पूर्ति है, और वस्तुओं का जो डिमांड है, उसके बीच, इन दोनों के बीच संतुलन का होना बहुत आवश्यक है। तभी आपकी जो इकोनॉमी है वो बैलेंस होगी और अच्छा ग्रोथ होगा इकोनॉमी में। अगर क्या होता है, कभी कभी किसी भी रीज़न से, जैसे अभी कोविड आ गया था, तो कोविड की वजह से क्या हुआ, चीज़ों का उत्पादन कम हो गया। ठीक है, तो उसको हम आगे प्रकार में पढ़ेंगे, डिमांड पुल इन्फ्लेशन करके इसका एक टाइप है, जिसमें ये होता है कि किसी भी रीज़न से वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन है वो कम हो जाता है। तो उत्पादन कम हो गई लेकिन डिमांड अभी भी है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में आपका जो वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है वो बढ़ जाता है ना। और वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के बढ़ने को ही हम इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, दूसरी स्थिति ये बन सकती है कि उत्पादन तो हो रही है इकोनॉमी में, ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन चल रहा है, हो रहा है, लेकिन जो मुद्रा प्रचलन में है, करेंसी इन सर्कुलेशन है, वो बढ़ जाती है ना। जब सरकार क्या करती है, घाटे की वित्त व्यवस्था बनाती है, घाटे का बजट बनाती है कि घाटा कैसे, तो सरकार की इनकम है 50 लाख करोड़ और बजट बना रहे हैं 70 लाख करोड़ का, है ना। तो ऐसे में क्या होता है, ये जो 20 लाख करोड़ एक्स्ट्रा इन्होंने अलॉट किया है, उसकी भरपाई कहाँ से होगी, उसकी भरपाई वो कैसे करेंगे, तो या तो वो बाज़ार से उधार लेंगे या फिर वो नए नोट निर्गमित करेंगे। तो नए नोट निर्गमित करेंगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली वो नए नोट जो हैं वो लोगों के हाथों में जाते हैं। लोगों के हाथों में जाएंगे तो लोग तो अपने पास उसको सेव करके रखेंगे नहीं, वो उसको लेकर के बाज़ार में जाएंगे, मार्केट में जाएंगे, नई नई चीज़ों को ख़रीदना चाहेंगे और क्या करेंगे, उसको खर्च करेंगे। अब खर्च करेंगे यानी मांग करेंगे। अब चीज़ों की मांग जो है वो बढ़ जाएगी और सप्लाई तो अचानक से बढ़ नहीं सकती। तो ऐसे में क्या होगा, वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य जो है वो फिर से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मुद्रास्फीति के कई सारे कारण हो सकते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ये आपको याद रखना है कि मुद्रा के मूल्य में गिरावट
मुद्रा के परचेसिंग पावर में गिरावट और वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि ही इन्फ्लेशन होती है, मुद्रास्फीति होती है। ठीक है, देखो 2009 में जो है एक आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति बनाई गई थी। ठीक है, इनका काम क्या था? इनका काम था इन्फ्लेशन को परिभाषित करना, है ना। क्योंकि देखो इकोनॉमी में क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि हर एक प्राइस इंक्रीमेंट, हर बार के मूल्य में वृद्धि जो है वो इन्फ्लेशन ही कहलाए या इन्फ्लेशन ही हो, है ना। कई बार क्या होता है, शॉर्ट रन के लिए, बहुत कम समय के लिए भी कोई चीज़ जो है वो महंगी हो जाती है, फिर उसका प्राइस जो है वो कम हो जाता है। तो हर एक स्थिति को हम इन्फ्लेशन नहीं कह सकते। ठीक है, तो किस स्थिति को इन्फ्लेशन कहेंगे, है ना। कोई तो मापदंड होना चाहिए, कोई क्राइटेरिया होना चाहिए जिसके आधार पर हम ये बोल सकें कि हाँ इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति है। तो देखो ऐसी स्थिति दो होती है हमारे पास, है ना। ये दो स्थिति जब एक साथ होते हैं तब हम इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति का स्थिति निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, इसमें से पहला क्या है, तो पहला है एक महीने में वस्तुओं एवं सेवाओं के औसत मूल्य में होने वाली लगातार वृद्धि। ठीक है, और दूसरा है लगातार एक महीने में मुद्रा के क्रय शक्ति में औसत गिरावट, है ना। कि मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट यानी ये कि आप पहले जो है एक महीना, जिस भी महीने को हम एनालाइज कर रहे हैं, जिस भी महीने में हम मुद्रास्फीति का कैलकुलेशन करना चाहते हैं, उससे पहले 1 रुपये में आप कितनी वस्तुएं खरीदना चाहते थे, कितनी खरीद पा रहे थे। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज कितना आप खरीद पा रहे थे। और एक महीने के बाद, जस्ट एग्जांपल, अगर आप 1 अप्रैल 2025, ठीक है, यहाँ थे और अब आप चाहते हैं 1 मई 2025 में इन्फ्लेशन का क्या स्थिति, इसको जानना चाहते हैं। ठीक है, तो आप जो है वो 1 अप्रैल 2025 को इस 1 रुपये से कितना गुड्स और सर्विस खरीद पा रहे थे, और अब आप 1 मई 2025 में इस 1 रुपये से कितने गुड्स एंड सर्विसेज खरीद पा रहे हैं। ये जो है वो इन्फ्लेशन को आप ऐसे मेज़र करोगे। और इसमें क्या देखोगे कि इस 1 महीने में जो गुड्स और सर्विस के प्राइस हैं उसमें कितनी एवरेज बढ़ोतरी हुई। ठीक है, और साथ ही साथ गुड्स एंड सर्विस के प्राइस में बढ़ोतरी करनी है, और साथ ही साथ जो मनी का परचेसिंग पावर है, ठीक है, वो कितना गिरा, नीचे गया। तो ये दोनों चीज़ें जब एक साथ आती है तो आपका इन्फ्लेशन कहलाता है। ठीक है, इसमें यहाँ यही लिखा है कि ये दोनों स्थितियाँ जो है वो एक साथ पाई जाएगी तभी इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए लेट्स मूव। देखिए हम इसके प्रकारों को डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, पीजीटी टीजीटी से लेकर के नेट सेट पीएससी यूपीएससी तक के भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके हर एक प्रकार को डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले डिमांड पुल्ड इन्फ्लेशन होता है, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति हम देखते हैं, जिसमें क्या होता है, इसका पूरा प्रोसेस क्या है ये हम आगे डिटेल में देखेंगे। उसके बाद एक कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है जिसमें लागत बढ़ जाती है किसी भी चीज़ के बनाने की, प्रोड्यूस करने की। उसके बाद रेंगती हुई मंदस्फीति हम देखते हैं, क्रीपिंग इन्फ्लेशन जिसको हम कहते हैं। उसके बाद ये चलने लगती है, वॉकिंग या ट्रॉलिंग इन्फ्लेशन इसको हम कहते हैं। फिर दौड़ती हुई मुद्रास्फीति होती है। उसके बाद आती है कूदती हुई इन्फ्लेशन, गैलोपिंग या ओवर इन्फ्लेशन। और लास्ट में जो सबसे ख़राब स्थिति बनती है वो हमारी हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति होती है, जहाँ पर जो दर है मुद्रास्फीति का वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है,
लास्ट में हम खुली या दबी स्फीति भी कहते हैं, ओपन एंड सप्रेस्ड इन्फ्लेशन हम देखते हैं। ठीक है, तो ये सारे कुछ टाइप हैं इन्फ्लेशन के, जिसमें हमने क्या क्या देखा। एक तो है आपका डिमांड प्रेरित, मांग प्रेरित स्फीति है। उसके बाद है लागत प्रेरित स्फीति, रेंगती या मंद स्फीति, चलती हुई स्फीति, दौड़ती हुई, कूदती हुई, और लास्ट में आकर के अति या हाइपर ये हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आप खुली और दबी स्फीति भी हम देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे इसको हम डिटेल में समझते हैं एक एक करके। तो चलिए समझते हैं मांग प्रेरित स्फीति क्या होती है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि मांग प्रेरित स्फीति जो होती है वो मांग से प्रेरित होती है ना, नाम से ही समझ में हमको आ रहा है। तो जब क्या होता है ये स्थिति में, जब चालू कीमतों पर वस्तुओं और सेवाओं के लिए कुल मांग इसकी आपूर्ति की तुलना में अधिक हो जाती है ना। किसी भी कारण से जो इकोनॉमी में डिमांड है वस्तुओं और सेवाओं की वो बढ़ जाती है। किसी भी कारण से, में एक कारण ये हो सकता है लोगों के पास इनकम ज़्यादा आ गई है ना, उसके पीछे भी कई रीज़न हो सकते हैं, है ना। सरकारी खर्च जो है वो बढ़ गया होगा, है ना, सबको 1,000 रुपये महीने मिलने लगे अकाउंट में, है ना, महतारी वंदन योजना के तहत। या फिर और इसी प्रकार से सरकार ने कोई स्कीम लॉन्च कर दी जिसमें सबके पास पैसे जा रहे हैं उनके अकाउंट में, डीबीटी, है ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के ज़रिए। तो लोग क्या करेंगे, लोग उस पैसे को खर्च करेंगे अल्टीमेटली, कहीं ना कहीं तो उसको लगाना है पैसे को। तो वो क्या करते हैं, उसको लेकर के मार्केट में निकल जाते हैं। मार्केट में क्या करेंगे, चीज़ों को खरीदेंगे, वस्तुओं को खरीदेंगे, उनकी मांग करेंगे और मांग करेंगे। ठीक है, सरकार ने एक दिन में जो है वो स्कीम लॉन्च कर दिया, सबके पैसे, सबके पास पैसे पहुंच गए, लेकिन सप्लाई को बढ़ने में तो टाइम लगता है ना। सप्लाई शॉर्ट टर्म की तो कोई प्रक्रिया है नहीं, इसमें बढ़ने में इसको टाइम लगता है। प्रोडक्शन फंक्शन में हमने देखा है। ठीक है, तो अब क्या होगी, चीज़ों की मांग जो है वो बढ़ चुकी है, लेकिन मुद्रा की आपूर्ति बढ़ गई और इसके साथ साथ उत्पादन में भी वृद्धि उसी अनुपात में नहीं हो पाया, है ना। यही बात है कि डिमांड तो बढ़ गई लेकिन सप्लाई नहीं बढ़ पाई, उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पाया। ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। इस स्थिति में भी क्या होगा, वस्तुओं और सेवाओं की जो कीमतें हैं वो बढ़ जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, लॉ ऑफ डिमांड हम पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि जब वस्तुओं का जो डिमांड है वो बढ़ जाता है और सप्लाई नहीं बढ़ पाती तो भी उसका प्राइस जो है वो बढ़ने लगता है। ठीक है, और जब बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ जाती है तब उसका डिमांड कम होने लगता है, तो फिर बैलेंस में आती है प्राइसेस। ठीक है, तो यहाँ पे इसका फंक्शनिंग क्या है, तो देखो हाई डिमांड होगी, लो सप्लाई होगा तो प्राइस बढ़ने लगेंगे। प्राइस बढ़ेंगे तो क्या होगा, आपका जो परचेजिंग पावर है वो कम होगा, आपका नहीं, आपके करेंसी का, है ना। आपका करेंसी मतलब आपका ही है, तो आपका भी परचेजिंग पावर कम हो जाएगा कि आप पहले 100 रुपये में बहुत सारी चीज़ें खरीद के ला रहे थे, अब 100 रुपये में कुछ भी खरीद करके नहीं ला पा रहे हैं, है ना। एग्जाम्पल के लिए टमाटर के प्राइस बढ़ते हैं ना, बीच बीच में इन्फ्लेट होता है वो, तो पहले आप जो है 100 रुपये में 4 किलो टमाटर ले आते थे, अब 100 रुपये में सिर्फ 2 किलो टमाटर ले आ पा रहे हो। क्यों, क्योंकि डिमांड आपकी बढ़ी हुई है, सप्लाई वहाँ पे हो नहीं पाई है। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, मांग प्रेरित स्फीति कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए अब हम एक और इसका प्रकार देखने वाले हैं मुद्रास्फीति का, जिसमें हम दूसरा हमारा पॉइंट है लागत प्रेरित, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये जो है हमारी लागत प्रेरित स्फीति, ये उस स्थिति को बताती है जब लागत में वृद्धि हो जाने के परिणाम स्वरूप कीमतों में वृद्धि हो जाती है ना। मान लीजिए आपका जो रॉ मटेरियल है ना, किसी भी वस्तु के प्रोडक्शन में हमको जो है 5 हमारे उत्पत्ति के साधन लगते हैं। कौन कौन से लगते हैं, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, पता होगा आप सभी को, मैं ये मान करके चलती हूँ।
फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि उत्पत्ति के 5 साधन होते हैं: भूमि, पूंजी, श्रम, साहस और संगठन। हिंदी में, इंग्लिश में कहें तो लैंड, लेबर, और आपका क्या होता है, इंटरप्रेन्योर होता है, आपका ऑर्गेनाइजेशन होता है, और एक श्रम होता है। ठीक है, भूमि होती है, पूंजी, अच्छा कैपिटल है ना। तो कैपिटल भी आपको लगता है, कैपिटल किससे निर्धारित होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट से, है ना। कि बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम है तो आप ज़्यादा अमाउंट जो है वो लोन पे ले सकते हो, कैपिटल अपने प्रोडक्शन में लगा सकते हो। और अगर बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा है, यानी आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे वापसी के टाइम, तो इकोनॉमी में इन्वेस्ट जो है वो कम होगा, कैपिटल आप कम लगाओगे, प्रोडक्शन भी कम होगा। ठीक है, कॉस्ट बढ़ गया ना उस कैपिटल को एक्वायर करने का, उस कैपिटल को बैंक से उठाने का। ठीक है, ये तो कैपिटल के उसमें हमने देखा। इसी प्रकार से श्रम है ना। श्रम को तो हम एक वेरिएबल फैक्टर मानते हैं ना, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में। तो ये वेरिएबल होता है, इसको आप घटा बढ़ा सकते हो। लेकिन अगर ऐसा हो कि श्रम को पहले आपको 200 रुपये देने पड़ते थे एक किसी भी वस्तु को बनाने के लिए, और अब आपको उसको उसी काम को करने के लिए, उसी वस्तु को बनाने के लिए 300 350 रुपये देना पड़ रहा है, तो इससे क्या हुआ? आपका जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है उस वस्तु का वो बढ़ गया। ठीक है, अब कॉस्ट बढ़ गया तो क्या होगा कि आपका जो पर यूनिट है ना मार्जिनल कॉस्ट था वो बढ़ गया। तो अब कोई भी प्रोड्यूसर अपने जेब से तो पैसे भरता नहीं है ना। अल्टीमेटली हम किस पर डालते हैं? सभी जो कॉस्ट है उसको किस पर हम इम्पैक्ट करते हैं? वो होता है हमारा कंज्यूमर। ठीक है, तो या तो ये दो प्रकार से असर करता है, या तो आप डायरेक्ट उस वस्तु का प्राइस बढ़ा देते हैं। ठीक है, जैसे कई वस्तुओं के मामले में हम देखते हैं कि प्राइसेस जो है वो बढ़ जाती हैं। और दूसरी ये होती है कि आप मात्रा को कम कर देते हैं। ठीक है, जिससे कंज्यूमर जो है ज़्यादा वस्तु को खरीदने पर मजबूर हो जाता है। कैसे? तो पहले मान लीजिए 10 रुपये में किसी वस्तु की 10 ग्राम जो है वो मात्रा मिलती थी हमको, कोई भी XYZ वस्तु आप समझ सकते हैं, तो मिलती थी। अब क्या होता है? अब क्योंकि कॉस्ट बढ़ गया उस वस्तु के बनाने का, लेकिन मार्केट में कंपटीशन ऐसा है, आपके वस्तु के सब्स्टिट्यूट गुड्स इतने अवेलेबल हैं कि आप डायरेक्ट प्राइस को नहीं बढ़ा सकते, है ना। स्विगी मॉडल पढ़ते हैं ना हम, जिसमें प्राइस कट का तो सभी जो है वो फॉलो करते हैं मार्केट में फर्म, लेकिन प्राइस इंक्रीज़ का कोई फॉलो नहीं करना चाहता, क्योंकि कोई भी अपना मार्केट शेयर जो है वो नहीं कम करना चाहता, है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पे उसको रिलेट करके आप समझ सकते हैं कि प्राइस में इंक्रीमेंट आप नहीं कर सकते किसी भी रीज़न से। तो अब आप क्या करोगे? अब आप ये करोगे कि मात्रा को कम कर दोगे, है ना। पहले 10 रुपये में 10 ग्राम आप देते थे, अब आप सिर्फ 8 ग्राम दोगे या फिर 7 ग्राम दोगे। तो इस प्रकार से भी इन्फ्लेशन का ये जो लागत प्रेरित इन्फ्लेशन है उसका आप समझ सकते हो इम्पैक्ट क्या होता है, कैसे वो रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं इसको। ठीक है, देखो इकोनॉमिक्स ना एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप अगर रटने बैठोगे ना तो आप कभी नहीं उसको कवर कर पाओगे। जितना टाइम जब पढ़ोगे रटोगे तब तो समझ में आ जाएगा, लगेगा कि हाँ ये तो ठीक है, लेकिन लंबे समय तक याद रखने के लिए, उस कॉन्सेप्ट को पूरा अच्छे से समझने के लिए आपको जो है कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होनी ज़रूरी है। और क्लियरिटी तभी होगी जब आप उसको रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझोगे। ठीक है, रियल लाइफ में अप्लाई करोगे कि हाँ ऐसा तो होता है, अच्छा ऐसा जो होता है उसको यहाँ पे ये कहते हैं, अच्छा तो ये इसका कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, तो आपको हर एक जो है टॉपिक है, हर एक पॉइंट को जो है रियल लाइफ में अप्लाई करते हुए समझते हुए चलना है। ठीक है, और आप मुझसे पढ़ेंगे तो मैं तो रियल लाइफ एग्जांपल से ही आप सभी को समझाऊंगी, समझाती हूँ मैं, है ना। इससे पहले भी मैं बहुत 2-3 सालों तक अपना जो है एजुकेशन के फील्ड में ही हूँ, मैं पढ़ाती आई हूँ बच्चों को, तो मैं रियल लाइफ एग्जांपल के लिए ही बच्चों के बीच भी फेमस थी। ठीक है, तो आप सभी को ये जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है वो समझ में आ गया होगा। जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा है वो हम एक बार पढ़ लेते हैं, है ना। तो लागत प्रेरित स्थिति जो है वो उस स्थिति का द्योतक है जब लागत में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप कीमतों में वृद्धि होने लगती है। इसे हम मजदूरी प्रेरित और लाभ
पुश भी कहते हैं, है ना, लाभ प्रेरित भी कहते हैं। देखो, मजदूरी प्रेरित इसलिए कि अगर मजदूरी बढ़ गई है ना, आपको भुगतान ज़्यादा करना पड़ रहा है, तो आप अपनी वस्तु का प्राइस बढ़ा दोगे, या फिर एक लाभ की प्रेरणा भी जो है वो वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि का कारण बनती है। इस प्रकार से तो आपको लाभ अधिक कमाना है तो आप क्या करोगे, अपनी वस्तु को ऊंचे दामों पर बेचोगे। तो इससे भी क्या हुआ, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि हुई, कीमतों में वृद्धि हुई। ठीक है, इसे ही हम लागतजन्य स्फीति कहते हैं। क्लियर है? ठीक है। इस प्रकार की स्थिति में क्या होता है, श्रम की जो उत्पादकता है अपेक्षा मजदूरी के वो अधिक तीव्रता से बढ़ने लगती है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, श्रम की उत्पादकता की अपेक्षा मजदूरी अधिक तीव्रता से बढ़ने लगती है ना। श्रम की उत्पादकता नहीं बढ़ रही है, पहले भी आपका एक मजदूर जो आप लगा रहे हो वो 10 यूनिट ही प्रोड्यूस करके दे रहा था जब उसको 200 रुपये पेमेंट मिल रहा था काम करने का, और अब जब उसको 250-300 रुपये पेमेंट मिल रहा है तब भी वो 10 यूनिट ही प्रोड्यूस करके आपको दे रहा है। इस स्थिति में श्रम की जो उत्पादकता है वो नहीं बढ़ती है। ठीक है, अब क्या हुआ, वस्तु सेवा की लागत में वृद्धि, उत्पादन। अच्छा, ये जो फंक्शनिंग है इसका यहाँ पे ये हम समझा रहे हैं आपको। यहाँ पे इंग्लिश में देखते हैं, कॉस्ट जो है वो बढ़ गया प्रोडक्शन का। ठीक है, प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ गया तो लो सप्लाई हुई है। ठीक है, वस्तु की जो मात्रा है वो कम हुई है, डिमांड अभी भी हाई है, हाई डिमांड है। ऐसे में क्या होगा, प्राइसेस बढ़ने लगेंगे। ठीक है, बढ़ने लगेंगे। आपका जो मुद्रा है उसका जो परचेसिंग पावर है ना। देखो, अंडरलाइन में भले इंग्लिश वाले पोर्शन को कर रही हूँ लेकिन समझा हिंदी में रही हूँ आपको। ठीक है, तो कोई भी बच्चा लैंग्वेज को लेकर के बैरियर क्रिएट नहीं करेगा अपने दिमाग में। ठीक है, मैं हमेशा से बोलती हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि लैंग्वेज इज़ अ स्किल नॉट द बैरियर। इसको अपने पढ़ाई में, अपने करियर में, अपनी तैयारी में बैरियर कभी मत बनने दीजिए। ठीक है, लैंग्वेज एक स्किल है, इसको आप समय के साथ डेवलप कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं स्वयं आपको बताती हूँ, मैं खुद हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई हूँ, मेरा पूरा पढ़ाई हिंदी मीडियम से हुआ है, लेकिन मैं इंग्लिश में भी उतना ही कंफर्टेबल हूँ जितना कि हिंदी में हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे, है ना। इन्फ्लेशन के प्रकार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने पहला कौन सा देखा, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, दूसरा हमने देखा लागतजन्य मुद्रास्फीति, और तीसरा हमारा रेंगती हुई या मंदस्फीति हम इसको कहते हैं। ठीक है, क्रीपिंग और मॉडरेट इन्फ्लेशन। इसमें होता क्या है ना कि किसी वित्तीय वर्ष में मुद्रास्फीति की दर 3% अथवा इससे कम होती है। ठीक है, याद रहेगा आपको याद रखना है, रेंगती या फिर क्रीपिंग में, कौन सी में, क्रीपिंग में रेट क्या होता है इन्फ्लेशन का, तो वो 3% रहेगा या फिर इससे कम रहेगा। ठीक है, 3% या इससे कम जो है वो मुद्रा की स्फीति रेट ऑफ इन्फ्लेशन रहेगा। ठीक है, इस स्थिति का पूर्वानुमान किया जा सकता है और उसके अनुसार नीति निर्धारित की जा सकती है ना। हमारा जो सेंट्रल बैंक होता है और जो हमारी गवर्नमेंट होती है, इनका उद्देश्य क्या होता है, इनके कामों में एक काम क्या होता है, इन्फ्लेशन को टारगेट करना, इन्फ्लेशन को उसके एक निश्चित स्तर पर बनाए रखना, ना ज़्यादा होने देना ना कम होने देना। तो आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि आरबीआई की इन्फ्लेशन टारगेटिंग पॉलिसी क्या है और क्या वो आइडियल रेट है जहाँ पर हम इन्फ्लेशन को रखते हैं, रखना चाहते हैं, रखने का प्रयास करते हैं, उसके लिए हम नीति और नियम निर्धारित करते रहते हैं समय समय पर, है ना। तो वो रेट आप मुझे बताएंगे और आप बताएंगे कि कौन जो है इसको डिसाइड करता है। ठीक है, नम्र स्फीति है ना, नम्र स्फीति इसको बोला गया है, मतलब ज़्यादा भयानक स्थिति नहीं है, ज़्यादा सीरियस यहाँ पे मैटर नहीं पहुँचा है ना।
तो यहाँ पे जो नम्र स्थिति है वो किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए वांछित होती है ना, चाहिए। 3% 4% इन्फ्लेशन जो है वो होना चाहिए किसी भी इकोनॉमी में। इससे क्या होता है, इससे जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो बढ़ती हैं, आर्थिक क्रियाओं को प्रेरणा मिलती है। आर्थिक क्रिया में क्या क्या आएगा आपका, आर्थिक क्रिया में आपका प्रोडक्शन है चीज़ों का, है ना, चीज़ों का मांग है, वो सब बढ़ता है ना। थोड़ी मात्रा में इन्फ्लेशन होगी, वस्तुओं और सेवाओं के कीमत थोड़े बढ़ेंगे, तभी तो प्रोड्यूसर को उस चीज़ को बनाने का मोटिवेशन मिलेगा, है ना। ऐसा तो नहीं है कि कम प्राइस रहेगा फिर भी लोग उसको बनाएंगे और लोग मांग करेंगे, नहीं। जब चीज़ों का प्राइस थोड़ा बढ़ेगा तो उनको बनाने का भी मोटिवेशन मिलेगा, और फिर जब बनाएंगे तो उसको ख़रीदा भी जाएगा, है ना। चीज़ काम की है तो बिल्कुल बिक्री होगी। तो इस प्रकार से क्या होता है, इस प्रकार से रेंगती हुई या मंद स्थिति जो है इकोनॉमी के लिए वांछित होती है। तो अगर देखिए, आमतौर पर क्या होता है, मुद्रास्फीति को हम एक नेगेटिव सेंस में जो है वो पढ़ते हैं, समझते हैं कि अरे चीज़ों का प्राइस जो है वो बढ़ जाता है, यानी महंगाई आ जाती है, इसी स्थिति को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। तो ये कहाँ अच्छा हो सकता है इकोनॉमी के लिए, कैसे ठीक है ना। तो हम जो है जैसे आपका MCQ वाला एग्ज़ाम होगा, उसमें भी आपको स्टेटमेंट में दे सकता है कि रेंगती हुई मुद्रास्फीति जो है वो इकोनॉमी के लिए अच्छी होती है। आप उस स्टेटमेंट को गलत करके आ जाएंगे, है ना। उसमें लिखा होगा, सही कथन की पहचान करें, आप उसको कि इन्फ्लेशन कैसे इकोनॉमी के लिए अच्छी हो सकती है, और आप उसको गलत करके आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे आपको इसलिए स्पेसिफिकली बता रही हूँ कि ऐसा नहीं करना है ना। और अगर MCQs में पूछ ले कि कौन सी जो मुद्रास्फीति है वो अर्थव्यवस्था के लिए वांछित होती है, या किसी भी प्रकार से स्टेटमेंट में घुमा फिरा के पूछ ले, तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेंगती हुई यानी क्रीपिंग, और मंदस्फीति नहीं देगा आपको, वहाँ पे रेंगती हुई ही देगा, क्रीपिंग इन्फ्लेशन देगा, क्योंकि घुमाना तो है ना, आप लोगों को घुमाना है। देखिए, एग्ज़ामिनर का उद्देश्य कभी भी आपको सेलेक्ट करना नहीं होता, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो। एग्ज़ामिनर हमेशा आपको एलिमिनेट करने के लिए क्वेश्चन फ्रेम करता है। वो आपका माइंड सेट ऐसा होना चाहिए, वो आपका दिमाग ऐसा होना चाहिए कि वहाँ पे आप उस क्वेश्चन को डिकोड कर पाओ। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन का आंसर करना कठिन नहीं होता है, उस क्वेश्चन को समझना ही अपने आप में एक जो है वो माइंड का गेम होता है ना। अगर आपने उस क्वेश्चन को समझ लिया तब तो आप खेल गए, आप अपना कर लोगे। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को ही नहीं समझ पाए तो फिर आप आंसर कैसे करोगे, है ना। तो क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है, और क्वेश्चन के हिसाब से उत्तर देना ज़रूरी है, और उत्तर के लिए आपको पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। अभी आप इन्फ्लेशन पढ़ रहे हैं, अभी आपको कितनी सारी चीज़ें इसके बारे में पता चलने वाली है। आप बिल्कुल एक नोटबुक लेकर के बैठिए, पेन लेकर के बैठिए और नोट करते हुए चलिए, ठीक है। कि इकोनॉमी के लिए कौन सी जो है वो मुद्रास्फीति अच्छी है, तो रेंगती हुई, क्रीपिंग आप वहाँ पर लिखिए, और उसमें ब्रैकेट में लिखिए रेट कितना होता है इसमें, तो 3% या उससे कम का रेट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पर। इसके बाद आती है चलती हुई मुद्रास्फीति, वॉकिंग और ट्रॉलिंग इन्फ्लेशन। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो कैसा होगा, लिखा है यहाँ पे 3% से ज़्यादा होगा। वो जो है 3% से कैसा होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। और अधिकतम कहाँ तक होगा, 10% तक होगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 से 10% के बीच में आपका इन्फ्लेशन रहेगा, और ये वॉकिंग इन्फ्लेशन होता है, ये अच्छा नहीं होता इकोनॉमी के लिए, ठीक है। इसमें कीमतों में वृद्धि जो है वो कितना होता है, 3 से 6%। ये रेट जो है वो आपके उसका है, इन्फ्लेशन का है, ठीक है। वस्तुओं और सेवाओं के प्राइस में कैसा इंक्रीमेंट होगा, तो यहाँ पे किस प्रकार का इन्फ्लेशन होगा, किस रेट से बढ़ेगा,
तो 3% से लेकर 6% तक की बढ़ोतरी आपको इनके प्राइसेस में, वस्तुओं और सेवाओं के प्राइस में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसे हम चलती हुई बेरोजगारी कहते हैं। इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं होती, इसे जो है हमारी गवर्नमेंट टारगेट भी करती है और इसके लिए कई सारी पॉलिसीज़ जो हैं वो बनाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ तक अगर समझ में आ गया है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। कोई ज़्यादा वो कॉन्सेप्ट तो है नहीं कि समझ में ना आए, बस आपको रेट को जो है वो ध्यान में रखना है और एग्ज़ाम तक रखना है, इसलिए नोट्स बनाने हैं और उसको रिवाइज़ करना है बार बार, है ना। क्योंकि देखिए, मैंने भी 2 बार नेट क्वालिफाई किया है, सेट है, तो मैं आप लोगों को अपने अनुभव से बता रही हूँ कि पढ़ाई करना इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। पढ़ाई तो कितने सारे लोग कर रहे हैं, लाखों लोग लगे हुए हैं, लेकिन पढ़े हुए को लंबे समय तक याद रख पाना, ये इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो आपकी मेमोरी रिटेंशन कितनी है वो इम्पॉर्टेंट है। और इसमें ये नहीं सोचना है कि मेरी मेमोरी रिटेंशन पावर तो कम है तो क्या होगा, मैं कैसे पास होऊंगा, जो भी है आपको उसको बढ़ा सकते हो। आप प्रैक्टिस कीजिए, आप रिवीजन कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए चीज़ों को, कि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में क्लिक हो कि ये तो ये होता है, इसको मैंने पढ़ा हुआ था। ठीक है, और ऐसे में आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। इसलिए मेरा अनुभव जो कहता है, मेरी जो सजेशन है वो यही है आप लोगों के लिए कि आप लोग पढ़िए, नोट्स बनाइए और उसी को रिवाइज़ कीजिए, बार बार उसी को देखिए, एक बार पढ़िए, तो आपके दिमाग में वो चीज़ें स्टोर होने लगती है। ठीक है, अब हमारी पांचवी प्रकार, अगली प्रकार जो है वो दौड़ती हुई बेरोजगारी, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, है ना। तो दौड़ती हुई मुद्रास्फीति क्या होती है, इसमें जो आपका रेट है ना, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, वो कितना हो जाता है, 10 से 20%। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब स्थिति होती है, हमारी वॉकिंग से तो ज़्यादा ही ख़राब होती है। ठीक है, इसमें जो दर है उसमें तीव्र वृद्धि होती है और इस स्थिति में जो है दर 10 से 20% पहुँच जाती है। इसे दौड़ती हुई हम मुद्रास्फीति कहते हैं। इस स्थिति में सरकार जो है वो सशक्त मौद्रिक एवं राजकोषीय नियंत्रण के उपाय करने की आवश्यकता होती है, अन्यथा यह अवस्था अति मुद्रास्फीति के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। अगर इसको नहीं कंट्रोल किया गया, नहीं रोका गया, तो आगे हाइपर इन्फ्लेशन जैसी स्थिति भी बन सकती है। इसको रोकने के लिए कौन कौन जिम्मेदार होता है, तो इसको रोकने के लिए हमारी जो सरकार होती है और जो हमारा केंद्रीय बैंक होता है। क्यों? क्योंकि मौद्रिक नीति कौन लेकर के आती है, बताइए। मौद्रिक नीति तो हमारी जो सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है, वो लेके आती है ना। सरकार क्या बनाती है, सरकार राजकोषीय नीति बनाती है। ठीक है, राजकोषीय नीति में वो अलग अलग प्रकार के जो तरीके हैं, जैसे कर है, आपका सरकारी व्यय है, सरकारी ऋण की जो सुविधा है, इन सब का इस्तेमाल करके इन्फ्लेशन को कम करने के लिए काम करती है। और जो मौद्रिक उपाय है, इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें जो बहुत सारे मात्रात्मक और गुणात्मक उपाय आते हैं। मात्रात्मक में आपका जो विभिन्न प्रकार का रेट है बैंक में, जो आप पढ़ते हैं मनी एंड बैंकिंग में, आपका CRR है, आपका SLR, बैंक रेट, MSF, SDF, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, तो ये सभी दरों में ऊपर नीचे हेर फेर करके जो हमारी केंद्रीय बैंक होती है वो क्या करती है, इन्फ्लेशन को टारगेट करने का कोशिश करती है, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए प्रयास करती है और एक निश्चित स्तर पर रखने का प्रयास करती है। उसी स्तर को मैंने आप लोगों से पूछा है। अगर आप लोगों ने अभी तक कमेंट नहीं किया तो अभी भी कमेंट में बताइए, हम आपका कमेंट देखेंगे और जो सही जवाब देंगे उनको मैं नेक्स्ट लेक्चर में अपने मेंशन करूँगी और उनको हम आगे अप्रिशिएट करेंगे। ठीक है, आप सभी को ज़रूर से कमेंट में बताना है RBI की इन्फ्लेशन टारगेटिंग। ठीक है, तो उसके बाद गुणात्मक उपाय होते हैं कुछ, जिसमें मॉरल सुएसन और लाइसेंस वगैरह का
जो है चीज़ों को बताया जाता है, राशनिंग वगैरह की जाती है। कुल मिला के इन्फ्लेशन में, इस प्रकार की इन्फ्लेशन में दौड़ती हुई मुद्रास्फीति में सरकार को क्या करना रहता है, जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, उसमें अवेलेबल मुद्रा का जो मात्रा है, करेंसी का जो अमाउंट है, उसको कम करना होता है ना। इन्फ्लेशन में क्या होता है कि लोगों के पास पैसे ज़्यादा पहुंच जाते हैं और लोग उस पैसे को लेकर मार्केट में पहुंच जाते हैं और वस्तु और सेवा वहाँ नहीं पहुंची हुई होती है ना। तो क्या ऐसी स्थिति में क्या होता है, वस्तुओं और सेवाओं का जो कीमत है वो बढ़ जाता है और इसी को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। तो अब सरकार किसी भी तरीके से लोगों के पास जो पैसा है उसको अपने पास खींचना चाहेगी। आरबीआई जो है वो चाहेगी कि लोग अपने जो पैसे हैं, जो उनके पास जो क्रय शक्ति है, क्योंकि मुद्रा अपने आप में क्या है ना, मुद्रा वाला पूरा हमने जो पढ़ाई है वो किया हुआ है, क्लासेस हमने किया हुआ है, उसी के अंदर हम ये मुद्रास्फीति भी पढ़ रहे हैं। तो आपको इसके पहले के अगर लेक्चर आपने नहीं देखे हैं मुद्रा वाले, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप पहले देखिए, मुद्रा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद आप यहाँ इन्फ्लेशन तक पढ़िए, पहुँचिए। क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बेसिक से आपको समझना ज़रूरी है। आप किसी भी लेक्चर को स्किप करके या कहीं से कहीं भी छलांग लगा के नहीं पहुंच सकते, नहीं पढ़ सकते। आपके कॉन्सेप्ट वहाँ बीच में वीक हो जाएंगे, अनक्लियर रह जाएंगे, जो आपके एग्ज़ाम को अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसलिए सारे क्लासेस आपको देखने हैं, ज़रूर से देखने हैं। ठीक है, तो हाँ, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि आरबीआई किस प्रकार से मुद्रास्फीति को, दौड़ती हुई मुद्रास्फीति को कम करने का, उसके लेवल में रखने का प्रयास करती है। और अगर नहीं कर पाते, अगर फेल हो जाते हैं आप, आपकी सरकार, आपका केंद्रीय बैंक, तो आपके इकोनॉमी में हाइपर इन्फ्लेशन आने का चांस होता है। अब हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अगला हमारा प्रकार है हाइपर इन्फ्लेशन। अच्छा, इसके बाद आती है हमारी कूदती हुई मुद्रास्फीति, जिसको हम गैलोपिंग या फिर ओवर इन्फ्लेशन भी कहते हैं। तो ये क्या होती है, ये कैसी स्थिति होती है, ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें वस्तुएं और सेवाएं जो हैं वो 2 अंकीय या 3 अंकीय वृद्धि दर से इनकी कीमतें जो है वो बढ़ने लगती हैं। ठीक है, 2 या 3 अंकीय यानी 100% तक भी जो है ये इन्फ्लेशन का रेट जो है वो पहुंच सकता है। अच्छा, इन्फ्लेशन का रेट नहीं, वस्तुओं और सेवाओं के कीमतों का जो दर है बढ़ने का, वो 2 अंकीय या फिर 3 अंकीय वृद्धि दर से बढ़ता है। इसमें मुद्रास्फीति की दर कहाँ तक होगी, तो वो 20% से लेकर के आगे जितनी भी वो हो सकती है ना, यानी ग्रेटर देन 20 रहेगा, ये आपको याद रखना है ना। तो ये आपको याद रखना है कि कौन से टाइप के इन्फ्लेशन में जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो 20% से अधिक होगा। तो ये आपको याद रखना है, कूदती हुई मुद्रास्फीति, गैलोपिंग इन्फ्लेशन। गैलोपिंग इन्फ्लेशन एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर आपके वस्तुओं और सेवाओं के कीमतों में वृद्धि दर तो 2 अंकीय से 3 अंकीय तक भी हो सकते हैं, पूरा डबल भी हो सकता है चीज़ों का प्राइस जो है ना। जिस चीज़ को आप 1 महीने पहले 10 रुपये में ख़रीद रहे थे वो अब 20 की भी मिलने लगेगी। सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के अंदर इतनी बड़ी जो कीमत में उछाल है वो आपको देखने को मिल सकती है। किस प्रकार के इन्फ्लेशन में, तो कूदती हुई या फिर गैलोपिंग इन्फ्लेशन में आप इसको आंसर करेंगे। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे जो है उत्पादन में बिना किसी वृद्धि के, है ना, उत्पादन में आपका कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन वस्तुओं के प्राइसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। कब हुआ था ऐसा हमारी इकोनॉमी में, जब प्रोडक्शन नहीं बढ़ा था लेकिन डिमांड किसी पर्टिकुलर गुड का या फिर सारी गुड्स एंड सर्विसेज का बढ़ गया था। कब हुआ था ऐसा, कोविड के दौरान ऐसा हुआ था, है ना। सप्लाई जो है वो नहीं बढ़ पाई थी, लेकिन आपको पता है जिन्होंने भी सामान परचेस किया होगा उनको सबको ये पता है कि चीज़ें कितनी महंगी हो गई थी, डबल ट्रिपल उनका प्राइसेस जो है वो बिक रहा था मार्केट में। क्यों, क्योंकि सप्लाई तो वो नहीं बढ़ी थी लेकिन डिमांड बढ़ चुका था। ठीक है, तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, कूदती हुई
या फिर गैलोपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, इस स्थिति में स्फीति की वार्षिक दर अत्यंत उच्च हो जाती है ना। 20% से अधिक रहेगा मतलब उच्च ही है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है। इस प्रकार का स्थिति जो है वो बहुत ही इकोनॉमी के लिए नुकसानदायक माना जाता है और बिल्कुल किसी भी एंगल से ये इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता। ठीक है, तो याद रहे अच्छे सिर्फ आपकी क्रीपिंग या फिर रेंगती हुई जो मुद्रास्फीति है वही होती है। उसके बाद के जितने भी इन्फ्लेशन है वो कहीं ना कहीं आपके अर्थव्यवस्था को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे। नकारात्मक उसका इम्पैक्ट जो है आपको देखने को मिलेगा, अच्छी नहीं होती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। हम अगला हमारा जो टाइप है वो देखते हैं और वो है आपका अतिस्फीति या फिर हाइपर स्फीति। ठीक है, हाइपर इन्फ्लेशन इसको हम कहते हैं और ये तब होती है जब स्फीति की जो दर है, इन्फ्लेशन की दर है, वो 3 अंक से भी अधिक हो जाती है ना। 100% से भी ज़्यादा हो जाती है या 100% हो जाती है, तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, ऐसी स्थिति को हम हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, और पहली बार इसका जो कॉन्सेप्ट है, चर्चा है, वो किसने किया था, तो हमारे फिलिप केगन एक इकोनॉमिस्ट हुए, उन्होंने इस बात की चर्चा की थी। उन्होंने ये बताया था कि जो आपका 3 अंक से भी अधिक का जो मुद्रा के जो मूल्य में गिरावट है वो होगा और वस्तुओं और सेवाओं के प्राइसेस बढ़ेंगे, तो इसे हम हाइपर इन्फ्लेशन कहेंगे। ठीक है, हाइपर स्थिति में क्या होती है, पत्र मुद्रा जो है वो व्यर्थ हो जाती है, लोगों का विश्वास इससे उठ जाता है। किस प्रकार से व्यर्थ हो जाती है, तो देखिए अब आप बताइए कि 1 किलो प्याज या 1 किलो टमाटर लेने के लिए आपको बोरा भर के रुपया करेंसी जो है वो लेकर के जाना पड़ेगा, नोट जो है आपको लेकर के जाने पड़ेंगे। 1 किलो टमाटर या 1 किलो आलू खरीदने के लिए आपको बहुत सारे पैसे जो है वो लेकर के जाने पड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या आप उस मुद्रा पर विश्वास रखेंगे, उस करेंसी पर विश्वास रखेंगे? तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो मुद्रा है, जो करेंसी है, किसी भी देश की कोई सी भी करेंसी है, हो सकती है, तो उससे जो है वो लोगों का विश्वास हट जाता है। ऐसी स्थिति में चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है। ठीक है, वर्ल्ड के उसमें हम देखेंगे कॉन्टेक्स्ट में कि ऐसा कब कब हुआ था और किस प्रकार से ये जो है वो चला है, आगे हम देखते हैं। ठीक है, विश्व के आर्थिक इतिहास में 1923 है ना, याद रहे स्टेटमेंट में ये सब पूछ लिया जाता है। 1923 में जो है वो अतिस्फीति की स्थिति बनी हुई थी। अतिस्फीति की दृष्टि से सबसे खराब ये अवस्था थी जब जनवरी 2022 से नवंबर 2023 है ना, इसके मध्य जर्मनी में मूल्य निर्देशांक 1 से बढ़ करके 1 अरब तक पहुंच गया था। ठीक है, यानी इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये है कि जनवरी 2022 में आप 1 रुपये से, अच्छा वहाँ तो पौंड चलता है ना जर्मनी में, तो 1 पौंड से जितनी वस्तु खरीद पा रहे थे उतनी वस्तु आप नवंबर 2023 में 1 अरब से खरीद पाओगे, है ना। यानी 1 रुपये से जितनी वस्तु आप खरीद रहे थे 2022 में, 2023 में आपको उसको ख़रीदने के लिए, अच्छा सॉरी मैं कब से 2022 2023 बोल रही हूँ ना, माय मिस्टेक, सिली मिस्टेक। 1922 और 1923 की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। तो 1922 में जिस प्रकार से आप 1 रुपये में वस्तु और सेवा को खरीद पा रहे थे 1 रुपये में, 1923 में आप जो है उसको 1 अरब में खरीद पाओगे। तो ये होता है मूल्य निर्देशांक जो बढ़ करके 1 रुपये से 1 अरब तक हो गया था। यानी बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेशन यहाँ पर आ चुकी थी और आपको वस्तुओं को खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा कीमत जो है वो चुकाना पड़ रहा था। ठीक है, और ये टाइम पीरियड देख के आपको पता चल सकता है कि ये कौन सा दौर था, कौन सा पीरियड था। ये भी आप मुझको कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसके पीछे का रीज़न क्या था, है ना। थोड़ा तो होमवर्क आपको भी करना पड़ेगा, है ना, चीज़ों के पीछे बेहतर समझ के लिए, बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये कौन सा दौर था, इस समय ऐसा क्या घटना हुआ, क्या हुआ कि मूल्य निर्देशांक 1 से बढ़ कर के 1 अरब पहुँच गया था, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे।
और मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसका चर्चा करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हंगरी की स्थिति सबसे ख़राब हाइपर इन्फ्लेशन का उदाहरण है, जहाँ पर एक वर्ष में स्फीति दर जो है वो 2000 प्रति माह जो है वो बढ़ी थी। वही कॉन्सेप्ट है, 1 रुपये से जो सामान आप खरीद रहे थे आप 2000 में उस चीज़ को खरीद पाओगे। और इसका जो अंतिम माह में मूल्य वृद्धि है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका था, आगे एक के बाद 24 शून्य रही थी, ठीक है। इसके यहाँ पे जो है वो इसके बाद 24 शून्य थी, इतनी ज़ीरो यहाँ पे लगेगी कि हम पढ़ भी नहीं पाएंगे, इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन जो है हंगरी में आ गया था। ये बहुत ही ख़राब स्थिति मानी जाती है, ठीक है। इसके बाद हमारा एक और प्रकार है जिसमें हम डिस्कस करेंगे खुली हुई या फिर दबी हुई स्फीति। तो ये खुली हुई या फिर दबी हुई स्फीति क्या होती है, यहाँ पर हम इसको डिफाइन करेंगे, समझेंगे। हाँ, तो देखिए ओपन इन्फ्लेशन क्या होती है और सप्रेस्ड इन्फ्लेशन क्या होती है, दोनों को हम अलग अलग उसमें पढ़ेंगे, समझेंगे। मैं बोल रही हूँ, आप सुनेंगे, ठीक है। तो ओपन इन्फ्लेशन तब होती है जब मार्केट में गुड्स और सर्विसेज के प्राइस जो हैं वो बिना किसी रुकावट के, है ना, डिमांड और सप्लाई के फोर्स के मुताबिक खुलेआम जो है वो बढ़ते रहते हैं। इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस या प्राइस कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। अगर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो प्राइस बढ़ेगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से। इसमें सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, मार्केट की जो शक्तियाँ हैं डिमांड और सप्लाई की वही काम करेंगी और उसी के द्वारा जो है वस्तु का प्राइस भी निर्धारित होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो एक मार्केट में टमाटर जो है उसकी सप्लाई जो है वो कम हो गई किसी भी रीज़न से, मान लो ख़राब मौसम था या कोई और सूखा पड़ गया, किसी भी रीज़न से टमाटर जो है वो ज़्यादा नहीं उगा पाए किसान, नहीं उसकी सप्लाई बढ़ा पाए। लेकिन टमाटर तो चाहिए सबको, है ना, सबको चाहिए टमाटर। तो अब ऐसे में दुकानदार क्या करेंगे, जिनके पास थोड़ी बहुत सप्लाई होगी वो क्या करेंगे, इसका प्राइस जो है वो बढ़ा करके बेचने लगेंगे, है ना। मान लीजिए 20 रुपये की थी तो अब वो 80 रुपये 100 रुपये तक उसको बढ़ा करके बेचेंगे, ठीक है। और जो लोग 100 रुपये दे सकते हैं, जो लोग उसको अफोर्ड कर पाएंगे वो उसको ख़रीदेंगे, टमाटर को ख़रीद लेंगे। लेकिन जो लोग नहीं खरीद पाएंगे, जो लोगों की इनकम इतनी नहीं है कि वो उसको अफोर्ड कर पाएँ, वो उसको नहीं खरीदेंगे, है ना। तो इसमें आपने क्या देखा कि यहाँ पे महंगाई सबको साफ दिख रही है ना, और अपने आप जो है वो मार्केट जो है उसको बैलेंस कर रही है, ठीक है। अब अगली साइकिल में क्या होगा, प्राइसेस बढ़ जाएंगी तो टमाटर उगाने वाले किसान सोचेंगे कि अरे फ़ायदा बहुत है, 100 रुपये किलो मिल रहा है और मार्केट में, चलो टमाटर उगाते हैं। वो टमाटर उगाएंगे और सप्लाई बढ़ेगी और फिर प्राइसेस कम हो जाएंगे। होता है ना ऐसा वास्तविक जीवन में भी, कि आप कभी जाते हो तो 20 रुपये टमाटर मिलता है आपको, फिर आप कुछ दिन बाद जाते हो तो 50 रुपये का हो चुका होता है, फिर कुछ दिन बाद जाते हो तो 60 70, इस प्रकार से प्राइसेस जो है वो बढ़ती है। फिर नया स्टॉक आता है, नई सप्लाई आती है टमाटर की, तो फिर उसका प्राइस जो है वो कम हो जाता है, कम में आप फिर उसको ख़रीदते हो। तो ये होती है हमारी ओपन इन्फ्लेशन, जिसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि सरकार का कोई भी हाथ इसमें नहीं होता, सरकार का कोई भी प्राइस कंट्रोल यहाँ पर काम नहीं करता। यहाँ पर जो काम करता है वो है मार्केट की फोर्सेस, जिसको हम कहते हैं डिमांड और सप्लाई, ठीक है। और इससे थोड़ा सा अलग है हमारा सप्रेस्ड इन्फ्लेशन, जिसको हम दबी हुई महंगाई भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जब इकोनॉमी में महंगाई बढ़ने का पूरा असर दिखने लगता है, यानी डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो क्या होगा, प्राइसेस जो है वो बढ़ने लगेंगी। लेकिन यहाँ पे एंट्री होती है सरकार की, गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट क्या करती है, बीच में आकर के प्राइस को ज़बरदस्ती एक लिमिट पर फिक्स करने का प्रयास करती है, जिसे हम प्राइस सीलिंग भी कहते हैं। प्राइस सीलिंग लगाती है कि इस वस्तु को इससे ज़्यादा कीमत पर कोई नहीं बेच सकता, ठीक है। यहाँ पर महंगाई ख़त्म नहीं होती, ठीक है। सरकार के सीलिंग लगा देने से महंगाई ख़त्म थोड़ी होगी, क्योंकि ये तो डिमांड और सप्लाई के मिसमैच से जनरेट हुई है ना, तो सरकार के एंट्री से ख़त्म नहीं होगी, बल्कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो होती है जैसे राशनिंग या प्राइस कंट्रोल है, इसके पीछे जो है वो दब जाती है, वो दिखाई नहीं देती।
जितना ये वास्तव में होती है उतना वो दिखाई नहीं देती। इसका नतीजा ये होता है कि शॉप पर सामान तो सस्ता मिलता है, लेकिन या तो लंबी लाइन लगती है या फिर सामान ख़त्म हो जाता है, शॉर्टेज हो जाती है चीज़ की, है ना। एग्ज़ाम्पल के लिए देखो, एग्ज़ाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं कि जैसे अगर पेट्रोल है, ठीक है, पेट्रोल की शॉर्टेज हो गई। अभी आपको पता है विश्व युद्ध बोल रही हूँ, इनका युद्ध चल रहा था गल्फ़ कंट्रीज़ का। तो हमने प्राइस में जो है वो इन्फ्लेशन देखा पेट्रोल की, ठीक है। पेट्रोल पंप पर जो है आपको 200 रुपये में आपको पेट्रोल मिलेगा। तो ऐसे में सरकार क्या करेगी, सरकार बीच में एंट्री लेगी और कहेगी, रूल बनाएगी और कहेगी कि पेट्रोल को भी 100 रुपये से ज़्यादा में नहीं बेच सकता, नहीं बेचेगा, ठीक है। तो अब ऐसे में क्या होगा, इसका असर कि पेट्रोल पंप के बाहर लंबी लाइन लग जाएगी, ठीक है। पेट्रोल जल्दी ख़त्म हो जाएगा और शायद पीछे से जो है लोग ब्लैक मार्केट में भी उसी को 250 रुपये में भी बेचने लगेंगे, है ना। पहले 200 रुपये था, फिर सरकार ने सीलिंग लगा करके उसको 100 रुपये कर दिया। लोग इतना ज़्यादा ख़रीदने लगे कि पेट्रोल ही ख़त्म हो गया। जिनके पास थोड़ा बहुत बचा रहा वो उसको ब्लैक में 250 रुपये तक में भी बेचने लगे, ठीक है। महंगाई यहाँ पर अभी भी है ना, लेकिन ऑफिशियली वो नहीं दिख रही है क्योंकि गवर्नमेंट ने सीलिंग लगा रखी है, ठीक है। लेकिन दबी हुई फॉर्म में वो अभी भी जो है वो विद्यमान है और शॉर्टेज और ब्लैक मार्केटिंग के रूप में मौजूद है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है वो सप्रेस्ड इन्फ्लेशन देखते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है वो हम देख लेते हैं कि जब स्थिति पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता है ना, नियंत्रण नहीं होता तो वो ओपन इन्फ्लेशन होता है, ठीक है। मूल्य स्तर स्वतः ऊपर आ जाता है ना, डिमांड और सप्लाई के मिसमैच से। तब इस प्रकार की स्थिति को हम क्या कहते हैं, खुली हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। और इस प्रकार की इन्फ्लेशन को ठीक करने के लिए उचित नीति जो है वो लाया जाता है और एक सीमा में रखने का प्रयास किया जाता है, सीलिंग प्राइस की जो हमने भी बात की। और इसी के परिणाम स्वरूप क्या होता है, मूल्य स्तर उतना ऊंचा नहीं दिखाई देता जितना वह वास्तविक में हो सकता है या होता है। इस स्थिति में स्फीति के लक्षण तो रहते हैं पर वो उभर करके नहीं आ पाते हैं। तो ये सप्रेस्ड इन्फ्लेशन का डेफिनेशन है। और इस प्रकार से हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, चलिए देखते हैं एक बार शुरू से। तो ये हमने मुद्रास्फीति अभी शुरू किया था और हमने अभी इसके बारे में जाना कि ये होती क्या है, इसे क्या कहते हैं, इसका क्या वो है प्रोसेसिंग, कैसे काम करता है, इस प्रकार हमने देखा। और मुद्रास्फीति के प्रकार में हमने डिस्कस किया, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, लागतजन्य, रेंगती हुई, चलती हुई, दौड़ती हुई, कूदती हुई, लास्ट में हाइपर हो जाती है, और फिर दबी और खुली भी हमने अभी जस्ट डिस्कस आपसे किया, ठीक है। इसके बाद हमने यही सब अभी पढ़ा है। तो मैं चाहती हूँ कि आप इसको एक बार रिवाइज़ करें, अपने नोट्स बनाएं और नोट्स में जो है वो लिखें और बार बार रिवाइज़ करें। और जब भी मैं पूछूँ आगे आपको तो आप मुझे इसके बारे में बताएं, ठीक है। विश्व का कुछ हमने सिनेरियो देखा। तो अब हम जो है इसका नोट्स बनाएंगे, आप सभी नोट्स बनाएंगे, इसको रिवाइज़ करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम इसके बाद आगे जो है इसके कारणों को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कारण होते हैं इसके किसके, इन्फ्लेशन के। और आगे की चीज़ों को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है तो बच्चे देखने का उनको मोटिवेशन नहीं मिलता है ना। क्लास हम छोटी रखेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी इम्प्रूवमेंट की आपको नीड होगी, आपको ज़रूरत होगी कि मैडम यहाँ पे हम इस चीज़ को ऐसा कर सकते हैं, कह सकते हैं, तो आप बिल्कुल कमेंट में बताइएगा। आपके कमेंट का स्वागत है, आपके सुझावों का स्वागत है, मैं बिल्कुल उस पर काम करूँगी। और ऑफ़लाइन में पढ़ाती थी इससे पहले, ऑनलाइन का ज़्यादा अनुभव है नहीं मेरे पास, लेकिन मैं बिल्कुल प्रयास करूँगी और बिल्कुल मैं अपना जो स्किल है ऑनलाइन भी पढ़ाने का और डिजिटली ये सब गैजेट सब चीज़ का, तो ये मैं बिल्कुल सीख रही हूँ और आगे भी सीखूँगी। और आप सभी को अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने का मैं पूरा कोशिश करूँगी। और जितना भी मेरा संचित ज्ञान है, जितना भी मैंने अभी तक जो भी पढ़ाई की है, जितना भी सीखा है, वो आप सभी को सिखाने में मैं कहीं भी कभी भी कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। रियल लाइफ एग्जाम्पल से हम लोग जो है वो पढ़ेंगे, चीज़ों को समझेंगे। और कहीं भी कोई भी डाउट आता है, कन्फ्यूज़न होती है, तो आप बिल्कुल कमेंट में पूछिए, मैं आपके कन्फ्यूज़न को, आपके डाउट को दूर करने का पूरा प्रयास करूँगी,
ठीक है। आप जो है वो मन लगा करके पढ़ाई कीजिए, आप अपना पूरा 100% दीजिए और सफलता प्राप्त कीजिए, क्योंकि मेरा तो मानना है, देखिए कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, यहाँ पर कुछ भी असंभव नहीं है ना। तो बिल्कुल अपने आप को बैरियर बनने मत दीजिए अपने सक्सेस के रास्ते में, क्योंकि इस आज के डिजिटल ज़माने में आज के इतने रिसोर्स अवेलेबल हैं आपके पास पढ़ने के लिए, करने के लिए, कि कोई आपको दूसरा नहीं रोक सकता सक्सेसफुल होने से, है ना। पहले के ज़माने में लोग शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते थे, नहीं कर पाते थे, पढ़ने का उनका इतना जुनून जज्बा होता था, फिर भी उनके पास रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं थे, वो पढ़ नहीं पाते थे, कुछ कर नहीं पाते थे। आपके पास इतने रिसोर्सेस अवेलेबल होते हुए भी अगर आपने नहीं पढ़ाई की और अगर नहीं कुछ किया लाइफ में, तो फिर क्या फ़र्क रह जाएगा बताइए उनमें और आप में, है ना। तो मैं यही चाहूँगी कि आप लोग अच्छे से मन लगा कर के पढ़ाई कीजिए, अपना नोट्स बनाइए, रिवाइज़ कीजिए, और किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो उसमें सफलता प्राप्त कीजिए, क्योंकि सफलता सिर्फ मेहनत मांगती है, और मेहनत करने में कंजूसी करोगे तो फिर रिज़ल्ट में भी कंजूसी होगी, और फिर लोग 1-1, 2-2, 3-3 नंबर से भी चूकते हैं, ठीक है। वो पछतावा, वो वहाँ पे जो पछतावा है वो आपको फील ना हो, ये मैं पूरा प्रयास करती हूँ, ये मैं चाहती हूँ कि आप लोग उस स्थिति में मत रहें कि आपका भी एग्ज़ाम जो है वो चूके और फिर आप पछताएं। इससे अच्छा है कि आप अभी पढ़ लीजिए, अभी मेहनत कर लीजिए, तो तब आप अपना रिज़ल्ट को देख करके खुश हों, ठीक है। तो इसी सीख के साथ, इसी शुभकामनाओं के साथ हम आज की क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम इसके कारणों को डिस्कस करेंगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।